नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पेपर टू के अंतर्गत हमारा चल रहा है पार्ट बी। ठीक है, अब यहाँ देखें, हमने बेसिक चीज़ें इसके पहले जाने हैं, नहीं कि अर्थव्यवस्था हमारा चल रहा है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेसिक हम जो कॉन्सेप्ट है वो जान चुके हैं। Unacademy. Let's crack it. और फाइनली हमारा जो है, अब देखिए इकाई 1 के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हैं, भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के मुद्दे और पहल। तो है तो 3 टॉपिक, यानी कि देखिए कृषि भी है, उद्योग भी है, सेवा क्षेत्र भी है। तो 3 चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। और ये जो तीनों चीज़ है, तीनों चीज़ के हमको देखना है मुद्दे, यानी कि उनसे संबंधित जो भी समस्या है वो देखने को मिलेगी, और उनके समाधान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और क्या क्या उनके द्वारा पहल की जा सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारा देखने को मिलता है कृषि से रिलेटेड। तो हम देखेंगे क्या, कृषि से संबंधित सारी चीज़ें, यानी कि हम ओनली कृषि की समस्या है और उसके समाधान यहाँ पे देखने वाले नहीं है, बल्कि हम कंप्लीट रूप से कृषि के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे जानने वाले हैं। यानी कि जो भी पहल है वो हम सारी चीज़ जानेंगे, उनकी समस्याएं भी देखेंगे, और बेसिक जो चीज़ें होती है कृषि से संबंधित, जो भी आंकड़े होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे जानने वाले हैं। यानी कि विस्तार से आपका जो है लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो ये देखिए 3 से 4 लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी कृषि वाला जो चीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के अगर क्षेत्रक की बात करें तो यहाँ पे आपको ये प्राइमरी क्षेत्रक में देखने को मिलता है और सबसे आधारभूत देखने को मिलता है। काफ़ी मतलब पहले की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इसकी, परंतु वर्तमान में इसकी तरफ लोगों का रुझान कम हो चुका है। परंतु बेसिक तौर पर अगर देखें तो फिर भी जो है कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाता है। तो देखिए इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उत्तर लेखन ग्रुप, इन सभी को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाकर उसकी लिंक आपको देखने को मिलेगी, तो उनसे जाकर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत में कृषि से संबंधित मुद्दे एवं पहल के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि। तो कृषि आपको पता होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है, जिसे हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और केवल कृषि है जो मतलब कृषि क्षेत्र ही है जो देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग अगर देखें तो यहाँ पे 49% टोटल जो श्रम शक्ति है 100% मानी जाती है, और 100% में से 49% लगभग अगर देखें तो लोगों के रोजगार के लिए एक प्रकार से अगर देखें रोजगार को सृजन करता है, रोजगार निर्मित करता है कृषि क्षेत्र। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि को कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने अभी बात करें, कृषि के अंतर्गत हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे खेती है, खेती से रिलेटेड किसानी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मत्स्य पालन हमको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है, पशुपालन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, बागवानी। तो इनसे संबंधित सारी चीज़ें हमको जो है कृषि के क्षेत्र के रूप में देखने को मिलती है। आपको एक डाटा देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखें वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर या कीमतों पर जो है कृषि, वानिकी और मत्स्य पशुपालन का जो अंशदान है, जो कि प्रतिशत में आपको देखने को मिलेगा, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे देखिए कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन जो टोटल प्रतिशत हमको देखने को मिलता है 15.2% कब 2016 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2016-17 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15%, 2017-18 में 14.9% और 2018-19 में 14.4%। तो आप देख सकते हैं, देखिए माइनस यानी कि घटते क्रम में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है जो प्रतिशत में है। फिर फसल की अगर बात करें तो फसल में हमको देखने जो अंशदान है वो अगर देखिए यहाँ पे तो 9% यानी कि 9%, 8.7%, और यहाँ नाम मात्र का यानी कि नहीं है, यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर पशुधन की अगर बात करें तो 41%, सॉरी यहाँ पे 4.1 है, ये 4.1%, यहाँ पे भी 4.1%, और यहाँ पे जो है नहीं है, ठीक है। वानिकी और लट्ठे बनाना से संबंधित जो भी आपका परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है 1.2%, 1.2%, और यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। फिर बात करें मछली पकड़ने और जो एक्वाकल्चर है वो उसकी बात करें तो यहाँ पे उसका परसेंटेज कितना है अंशदान में अगर देखें तो 0.9%, 0.9%, और यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिक आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, जो कृषि है उसके अंतर्गत। और ये जो स्रोत है कहाँ से लिया गया है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उससे ये चीज़ें डाटा आपको देखने को मिलता है। और तीसरा संशोधित जो प्राकलन है, जो रिपोर्ट है, द्वितीय संशोधित प्राकलन और प्रथम संशोधित जो प्राकलन है उसके अनुमान पर अगर देखें तो 31 मई 2019 को, ठीक है, 31 मई 2019 की अगर बात करें
उसको जारी किए गए 2018-19 के वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनुसार अनुमान और जो वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही हेतु सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमानों पर जो है वो डाटा यहाँ पे जारी किया गया है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं? इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम। ठीक है, एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पर प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। इसके अलावा हमको बेसिक चीज़ें जानने को मिलती हैं यहाँ पे कृषि का महत्व, यानी कृषि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कृषि के महत्व के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए मेन टॉपिक आपको देख रहे हैं यहाँ पे देखिए औद्योगिक क्षेत्र हेतु वस्तुओं की आपूर्ति राष्ट्रीय आय की जो है वृद्धि में योगदान यहाँ पे देती हैं, विदेशी व्यापार में योगदान, रोजगार में योगदान, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत? भारत में कृषि के महत्व के अंतर्गत। तो इसको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो पहली चीज़ देखते हैं, पहली चीज़ क्या देखने को मिलती है? औद्योगिक क्षेत्र हेतु वस्तुओं की आपूर्ति। तो देखिए भारतीय उद्योगों का विकास काफ़ी हद तक जो है कृषि पर निर्भर है, जैसे कि हमको पता है। और देश के अधिकांश बड़े उद्योग, जैसे अगर बात करें तो हमको देखिए जो वस्त्र उद्योग है वो हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो है चीनी उद्योग, जिसके लिए कच्चा मटेरियल भी हमको गन्ना जो कि खेती से कृषि से प्राप्त होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। फिर उसके बाद देखें तो हमको पटसन उद्योग देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, यानी फूड प्रोसेसिंग जो है उद्योग, वो हमको देखने को मिलता है। तो ये सभी उद्योग, यानी कि वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, खाद्य उद्योग, तो ये जो सभी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि की उत्पादकता, यानी कि कृषि के द्वारा कच्चे माल पर यहाँ पे निर्भर है और उसके विकास की गति पर भी निर्भर करते हैं। तो ये देखिए जो हमने बात की है वस्त्र, चीनी, पटसन, खाद्य, जो बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदान करते हैं ये उद्योग, और एवं वस्तुओं के निर्यात के द्वारा व्यापक मात्रा में विदेशी मुद्रा को भी अर्जित करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है कृषि किसके क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति के लिए। दूसरी हमको देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि है, उसमें भी यहाँ पर काफ़ी योगदान देखने को मिलता है। किसका? कृषि का। तो हम यहाँ बात करें, देखिए कृषि जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। जैसे कि हम बात करें अब राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो इसके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि पहले वो टॉपिक पढ़ना था, परंतु हम जो है सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है इसमें बेसिक तौर पर आप याद रखिए कि राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय का सारा कॉन्सेप्ट हम आगे समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं समझाऊंगा तो आपको काफ़ी बड़ा लेक्चर देखने को मिलेगा, बार बार यहाँ पर टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो कृषि जो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। और प्रारंभ से ही देश की आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी के पश्चात की बात करें तो इसमें सतत रूप से गिरावट देखने को मिलती है। और यह स्थिति कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन या पिछड़ने के कारण नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई है। जैसे अगर बात करें हमको प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा यहाँ पे महत्व देना चाहिए, उसके बाद देना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरे नंबर पर देना चाहिए हमको महत्व सेवा क्षेत्र में। पर यहाँ पे देखिए कृषि क्षेत्र से सीधे कहाँ पहुँच गया? सेवा क्षेत्र में भारत। तो यहाँ पे देखिए हमको पिछड़ा हुआ जो है स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र यहाँ पे मजबूत हो गए हैं इसके कारण, या उनकी भूमिका यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है अन्य जगह पर, इसलिए इसका जो है पिछड़ापन हमको देखने को मिलता है कृषि का। और स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम GDP बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें कृषि का जो योगदान था स्वतंत्रता के समय अगर बात करें तो कृषि का योगदान कितना देखने को मिलता था? 56.46% लगभग 56.46% लगभग हमको देखने को मिलता है। पर वहीं हम बात करें 2016 और 17 की,
2016 और 17 की बात करें तो यहाँ पे ये घटकर जो है 17.4% यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या जो योगदान है, यानी कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में पहले कितना था, 56% लगभग, और 2016-17 की बात करें तो 17.4% यहाँ पे देखने को मिलता है। पर धीरे धीरे घटती हुई जो स्थिति है वो हमको देखने को मिलती है। अगर बात करें हम 2018 की और 2019 की, 2018-19 की बात करें तो ये जो है परसेंटेज हमको 14.4% देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो स्थिति है वो गिरती हुई नजर आ रही है, और यह कमी जो है मुख्य रूप से सकल मूल्य वृद्धि में फसल क्षेत्र का अंश जो है वर्ष 2015-16 में 9.2% था, 2017-18 में 8.7% हो जाने के कारण ये स्थिति हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें वर्तमान में, यानी कि आज भी अगर बात करें हम, तो राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, और राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का अंश निरंतर कम होना अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाता है। यानी कि हमारा भारत जो है विकासशील से विकसित की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा महत्व देखें तो विदेशी व्यापार में यहाँ पे योगदान मिलता है कृषि क्षेत्र का। तो हम सिंपल बात करें वर्ष 1990 की, वर्ष 1990 और 91 की अगर बात करें, वर्ष 1990-91 में कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी होती थी वो होती थी यहाँ पे 19%। ठीक है, कृषि क्षेत्र की जो है मतलब निर्यात में यहाँ पे 19% भागीदारी थी। और 2016 और 17 की अगर बात करें तो ये घट गई है, और घटकर कितनी बची, 9.5% यहाँ पे देखने को मिलती है। और यह परिवर्तन अन्य वस्तुओं के निर्यात निष्पादन में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ है। भारत की अगर बात करें तो भारत में हम देखें तो ये देखिए हमको भारत में जो है चावल, साथ में देखें तो हमको चीनी देखने को मिलती है, उसके बाद देखें तो बागवानी देखने को मिलती है। ठीक है, चीनी है, चावल है, बागवानी फसलें, जैसे बागवानी फसलों में उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं चाय है, कॉफ़ी है, काजू, गरम मसाले आदि का प्रमुख निर्यातक है, मतलब भारत की अगर बात करें। और कुछ बीते जो वर्ष है उसमें अगर देखें तो भारतीय कृषि संबंधी जो वस्तुएं है उसके निर्यात में व्यापक विविधता यहाँ पे आती है, और साथ ही निर्यात में अत्यधिक वृद्धि भी हुई है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। विदेशी व्यापार में भी काफ़ी अच्छा योगदान देखने को मिलता है भारत का। इसके अलावा देखें तो रोजगार में योगदान। ठीक है, रोजगार में योगदान कैसे, तो कृषि क्षेत्र में आज भी जो टोटल जनसंख्या उसका 49%, यानी कि 49% आज भी यहाँ पे कृषि क्षेत्र से उसको रोजगार प्राप्त हो रहा है। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो ये कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान कर रहा है 49% जो जनसंख्या उसको, और इस प्रकार यह क्षेत्र जो है रोजगार की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये चीज़ हमने देखें। इसके अलावा हमको कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है, जैसे वर्ष 1951 की अगर बात करें, 1950-51 की, 1950-51 की अगर बात करें तो भारत की जो कार्यशील जनसंख्या जो है वो अगर देखें तो 69.5% यहाँ देखने को मिलता है। यानी 69.5% जो भाग है कृषि और संबंधित जो क्षेत्र है उसमें संलग्न था। परंतु वर्तमान में इस क्षेत्र में भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है तो वर्तमान में कितनी हो गई है, 49%। अभी हमने देखें तो आप देख सकते, देखिए यहाँ पे काफ़ी जो है घटता हुआ क्रम देखने को मिलता है। और कृषि में जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है या शोध है, उसमें अगर बात करें तो हम देख सकते हैं जो जीडीपी होती है हमारी, जीडीपी का 0.37% क्या होता है, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो राशि है 2018-19 के अनुसार तो 0.37% यहाँ पर कृषि में शोध से संबंधित जो कार्य है उसमें व्यय की जाती है। और इसी संबंध में अगर देखें तो हमको राष्ट्रीय किसान आयोग देखने को मिलता है, राष्ट्रीय किसान आयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके संबंध में जो क्या बोलता है कि जो जीडीपी है, जीडीपी का 5% हिस्सा कहाँ जाना चाहिए, कृषि में शोध और अनुसंधान पर जाना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी किससे संबंधित, भारत में कृषि के महत्व से संबंधित। उसके पहले हमने जो है कुछ बेसिक चीज़ें जाने। अब इसके बाद हम जान लेते हैं भारत में कृषि और जो फसलें हैं वो किस प्रकार देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमको बेसिक तौर पर पता है कि भारत में कृषि के जो या फसल के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के देखने को मिलती है, यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो भारत में रबी, खरीफ और जायद जो है 3 प्रकार की फसलें यहाँ पे बोई जाती है। तो हम देख लेते हैं एक एक करके सभी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए रबी की फसल की अगर बात करें तो रबी की फसल हमको क्या देखने मिलती है, देखिए यहाँ पे इनका जो ड्यूरेशन होता है, जैसे अभी का जो सीजन चल रहा है, जैसे अभी के समय में ये जो फसल है कंटिन्यू है, यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में ये बोई जाती है, और मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में ये जो है कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि काट ली जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, यानी गेहूँ है, चना है, सरसों है, इसके अलावा देखें तो मटर है, मसूर है, आलू है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। और इस शीतकालीन फसलें बोला जाता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे रबी की फसल। रबी की फसल मतलब जिनमें सूर्य के प्रकाश की ज़्यादा अधिकता देखने को मिलती है।
दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल का मतलब होता है वर्षाकालीन जो फसलें होती है वो कहलाती है खरीफ की फसल। और यहाँ पे इनका जो ड्यूरेशन है वो जून से जुलाई के अंतर्गत ये जो है बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर यानी कि इसी सीजन में ये काट ली जाती है। जैसे मक्का की अगर बात करें, हम चावल की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, तिल की बात करें, ठीक है। इसके अलावा मूंगफली हमको देखने को मिलती है, उड़द देखने को मिलती है, कपास देखने को मिलती है, रागी है, सोयाबीन है। ये सभी किस प्रकार की फसल है? खरीफ की, यानी वर्षाकालीन फसलें हैं। तो यहाँ देखें नेक्स्ट जो फसल है, यानी कि 2 तो हो गई हमारी। नेक्स्ट जो फसल है जिन्हें जायद की फसलें बोला जाता है और इन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें बोला जाता है। ग्रीष्मकालीन क्यों? क्योंकि यह गर्मी के मौसम में यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि देखिए मार्च अप्रैल में ये बोई जाती है और लगभग जो है जून जुलाई के मंथ में इनको जो है कंप्लीट देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जैसे तरबूज है, ककड़ी है, भिंडी है, ठीक है, खीरा है जो है। उसके अलावा अन्य प्रकार की जो सब्जियां है वो हमको यहाँ पर जायद की फसलों के रूप में देखने को मिलती है। तो ये देखिए तीनों प्रकार की फसलें आपको समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम अगर देखें तो नेक्स्ट हमको एक और चीज़ें देखने को मिलती है, फसलों का जो विशिष्ट वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है, यानी कि अलग प्रकार से भी फसलों को बांटा गया है, यानी कि स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इनको बोला जाता है। और फसलों के उपभोग, प्रतिरूप एवं आर्थिक उद्देश्य के आधार पर इनको जो है अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं हम। तो कौन कौन सी हो सकती है? तो आप देखिए यहाँ पे मैं बेसिक तौर पर देखूँ तो यहाँ पे देखिए खाद्यान्न फसलें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे वाणिज्यिक फसलें देखने को मिलती है। उसके बाद आपको नगदी फसलें देखने को मिलती है। तो ये 3 प्रकार की फसलें देखने को मिलती है। तीनों में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहली चीज़ हमारी बेसिक जो ज़रूरत को पूरा करती है उसको बोला जाता है खाद्यान्न फसलें, यानी कि हम यहाँ पर बात करें खाद्यान्न फसलों की, तो खाद्यान्न फसलें जो होती है वो उनका उपयोग जनसंख्या की भोजन संबंधी जो आवश्यकता है, तो सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है, भोजन संबंधी जो भी आवश्यकता होगी उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे खाद्य फसलों या खाद्यान्न फसलों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं के द्वारा इनकी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है और विश्व के अधिकांश भागों में इन्हीं फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे देखिए केवल 12% जो है यहाँ पे केवल जो 12 प्रमुख यहाँ पे खाद्यान्न देखने को मिलता है। 12 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कुल मानवीय भोजन की जो आवश्यकता है उसके 90% भाग को यहाँ पे कवर करती है, यानी कि टोटल मिलाकर अगर देखें तो ओनली 12 जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो 90% जो ज़रूरत है इंसान की या मानव की उसकी ज़रूरत को यहाँ पे पूरा कर देती है। तो यहाँ हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है, 3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो 3 कौन कौन सी? 3 देख लेते हैं हम। देखिए कुछ होती है प्रमुख, तो प्रमुख होती है, प्रमुख कौन कौन सी होती है? जैसे गेहूँ आप देख सकते हैं, गेहूँ के बगैर काम नहीं चलता। धान का मतलब चावल। उसके बाद अगर देखें जौ, तो ये जो है प्रमुख फसलों के रूप में आती है, ठीक है, प्रमुख खाद्यान्न फसलों के रूप में आती है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो द्वितीयक अगर देखें तो द्वितीयक के रूप में हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है? जैसे आप सुने भी होंगे कोदो है, ठीक है, सबा है। इसके अलावा देखें तो रागी आपको देखने को मिलती है, या फिर हम बात करें चना। ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? द्वितीयक खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो हमको मोटे अनाज देखने को मिलते हैं। मोटे अनाज से तात्पर्य क्या है? जैसे मक्का की बात करें तो मक्का एक प्रकार का मोटे अनाज की श्रेणी में खाद्यान्न फसल के रूप में देखा जाता है। ज्वार अगर बात करें, इसके अलावा हम देखें तो हमको बाजरा देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है? ये मोटे अनाज के प्रकार है और मोटे अनाज के रूप में खाद्यान्न फसलें हैं। प्रमुख देखें हमने, द्वितीयक देखे और मोटे अनाज देखे। तो ये देखो तीनों चीज़ें हमने देख लिए। तो ये प्रमुख रूप से अगर देखें तो 90% यानी 98% जो है आवश्यकता को पूरा करते हैं मानव की, टोटल मिलाकर 12 जो फसल है, और 2% अन्य फसलों के द्वारा यहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर देखें तो हमको वाणिज्यिक फसलें देखने को मिलती है। तो वाणिज्यिक फसलें क्या होती है? वाणिज्यिक फसलें का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनका उद्देश्य, उगाने का उद्देश्य जो होता है व्यापार करके धन को प्राप्त करना होता है, यानी कि हम बोल सकें तो इनको को है किस लिए यहाँ पे उत्पादित किया जाता है? धनोपार्जन के लिए यहाँ पे इनका जो है क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और इन फसलों में मुख्य रूप से देखें तो हमको तेल से संबंधित यानी तिलहन फसलें देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें तो हमको मूंगफली यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा सरसों का तेल आपने सुना होगा, तिल है, ठीक है, या फिर हम बात करें तो सूरजमुखी हमको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो सभी क्या है? सभी तिलहन प्रकार की फसलें मानी जाती है। उसके अलावा रेशे वाली फसलें देखने को मिलती है। रेशे वाली फसलें के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? जूट की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात करें कपास की, या फिर हम बात करें सन की, ठीक है, सनई जिसे हम बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? रेशे वाली फसलों के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ फसलें और होती है जो कि हमको वाणिज्यिक फसलों के रूप में देखने को मिलती है, जैसे पेय फसलें जिन्हें बोला जाता है। पेय फसलें नाम से स्पष्ट है, चाय होती है या फिर हम बोलें तो कहवा होती है। इसके अलावा और होती है जो कि बागवानी फसलों के नाम से जानी जाती है। जैसे बागवानी में हम देखें तो फल आती है। इसके अलावा देखें
तो सब्जी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा मसाले हमको देखने को मिलते हैं और फूल, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है हमको किसके अंतर्गत, बागवानी फसलों के अंतर्गत। तो ये देखिए वाणिज्यिक फसलों से मतलब क्या है, जिनका उत्पादन व्यापार करके लाभ कमाने के लिए किया जाता है उन्हें बोला जाता है वाणिज्यिक फसलें। और इसमें हमको तिलहन फसलें देखने को मिलती है, रेशे वाली फसलें देखने को मिलती है, पेय वाली फसलें, बागवानी वाली फसलें, ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं नगदी फसलों की। नगदी फसलों का मतलब भी इसी प्रकार से है जिस प्रकार से वाणिज्यिक फसलों का होता है, यानी व्यापार करके इनका जो होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से इनका उत्पादन किया जाता है। और नगदी फसलों की बिक्री से तत्काल नगदी प्राप्त होती है, इसके कारण इसे नगदी फसलों की संज्ञा दी गई है। तो हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे अगर बात करें इसमें जूट देखने को मिलता है, या फिर हम बात करें किसके, गन्ना की बात करें तो गन्ना भी हमको ये इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, किसके अंतर्गत, नगदी फसलों के अंतर्गत। इसके अलावा देखें तो हमको कपास भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, या फिर हम बात करें तो तंबाकू हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सभी किसके प्रकार है, नगदी फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा नगदी फसलों के अंतर्गत देश का 23% भाग आता है। 23% भाग पर जो है नगदी फसलों के यहाँ पे जो है उत्पादन किया जाता है, या 23% भाग इसके अंतर्गत आता है जो टोटल उत्पादन उसमें से। और कृषि उत्पादन के मूल्य में नगदी फसलों का जो योगदान है वो हम देखें तो 40% है, मतलब टोटल 23% भाग में आता है, परंतु उत्पादन की अगर बात करें यहाँ पे जो कृषि है उसमें 40% योगदान यहाँ पे देती है नगदी फसलें। तो ये देखिए आपको फसलों के वर्गीकरण से संबंधित मैंने यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर किया हूँ। इसके बाद हमको कुछ चीज़ें और जानने को मिलती है। देखिए यहाँ पे आपको फसल चक्र दिया है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, फसल चक्र को। और यहाँ देखिए जो हमको देखने को मिलता है, यानी कि एक जो खेत है यहाँ पे अगर कोई फसल बोई जा रही है तो बार बार हम वही फसल बोएंगे तो वहाँ पे कृषि की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी और उत्पादन क्षमता वहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या किया जाता है, जब हम एक जो ज़्यादा उर्वरक यानी कि ज़्यादा जो रासायनिक उर्वरक या ज़्यादा जिसको ज़रूरत होती है सारी पोषक तत्वों की, उस वाली फसल को हमने बोए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है कम पोषक तत्वों का यूज़ करने वाली फसल को यहाँ पे बोएंगे। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, एक किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि यानी कि गैप देकर, ठीक है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत विभिन्न फसलों का जो क्रम से उनको उगाया जाता है, यानी विभिन्न फसलों का क्रम ऐसे जिनको इस प्रकार उगाया जाता है कि जो भूमि है, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास ना हो, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट ना किया जा सके। तो इसी को क्या बोला जाता है, फसल चक्र बोला जाता है, ठीक है। मतलब अभी हमने बोए हैं, जैसे दाल वाली खेती की है तो दूसरी बार और कोई की खेती कर लेंगे और कोई फसल की, तो इस प्रकार से जो है चक्र चलते रहता है। और फसल चक्र के निर्धारण के क्रम में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे पूरक फसलों को जो है निश्चित क्रम में उगाना, इसकी जो है आवश्यक शर्त होती है। यदि अधिक खाद व सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलों के बाद हम देखें तो कम खाद और सिंचाई की आवश्यकता वाली फसलों को उगाया जाता है। और देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अगर बात करें तो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार यहाँ पे अलग अलग प्रकार की फसल चक्र को अपनाया जाता है। और फसल चक्र को अपनाने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया हूँ, उर्वरा शक्ति यहाँ पे नष्ट नहीं होती। उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए कीट व खरपतवार और रोग जो सारी चीज़ होती है उसमें नियंत्रण में सहायता मिलती है, किसके कारण, फसल चक्र के कारण। हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि फसल चक्र के द्वारा सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग होने से अधिक उत्पादन प्राप्त करना संभव हो जाता है, तथा जो मृदा का निम्नीकरण होता है या मृदा का जो एक प्रकार से उसकी पोषक तत्व में कमी होती है, निम्नीकरण होता है, उससे रक्षक होती है यहाँ पे घरेलू और बाजार मांग की आपूर्ति संभव हो पाती है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है फसल चक्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है भूमि का उपयोग। अब भूमि का उपयोग होता क्या है, भूमि का उपयोग मतलब किस क्षेत्र, कितने क्षेत्र में आप जो है जोत यानी कि जो है बुआई करने योग्य जो क्षेत्रफल है भूमि का, उसको बोला जाता है भूमि का उपयोग। यानी कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 46% जो भाग है, 46% भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत शामिल होता है। और इसमें भी खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत अगर बात करें तो खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है वो मात्र 65.6% यहाँ देखने को मिलती है। तो 100 में से 46% भाग जो है भूमि का उपयोग होता है, पर 40% में से 65% भाग जो है वो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आता है। और वर्ष 1950 और 51 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत जो है 76%
भूमि थी, जो कि घटकर कितनी हो गई है 65.6% यहाँ देखने को मिलती है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो 15% है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 15% भाग बंजर भूमि के रूप में देखने को मिलता है, जिसे एरिड लैंड बोलते हैं। और उष्ण बंजर भूमि की दृष्टि से राजस्थान हमको देखने को मिलता है, जहाँ 62% बंजर भूमि है। गुजरात हमको देखने को मिलता है 20% बंजर भूमि है। पंजाब में 5%। ये सारे जो है टॉप पर है, जबकि शीत बंजर भूमि जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अच्छा, जोते गए जो क्षेत्र है उसके अनुसार अगर देखें, देखिए भारत में जोत धारकों एवं कृषि योग्य भूमि का विवरण 2016 के अनुसार देखें तो देखिए यहाँ पे हमको कुछ हेक्टेयर्स में देखने को मिलती है। कृषि जोतों का आकार जो है सीमांत जोतें यानी सबसे कम जो रहती है, लघु जोतें रहती है, अर्ध मध्यम जोतें, मध्यम आकार की जोतें और बड़ी जोतें। तो हमको इस प्रकार देखने को मिलती है ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम देखें, यहाँ देखिए जो जोतों की संख्या वो हज़ार में देखने को मिलती है, यानी कि देखिए 1,02,52 यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा 25,809, 13,993 जो कि आपको अर्ध मध्यम जोत है जो देखने को मिलती है, 5,561, 8,838 हमको देखने को मिलती है। फिर परिचालित क्षेत्र जो कि 1000 हेक्टेयर में है, यानी कि 37,923 हेक्टेयर हमको देखने को मिलती है। फिर 36,152 हेक्टेयर यहाँ देखने को मिलती है। 37,619 हेक्टेयर, 31,810 हेक्टेयर जो आप देख सक रहे हैं, इनके बारे में यहाँ पे हमको जो है डाटा देखने को मिलता है। उसके बाद 14,314 जो है बड़ी जो जोतें हैं वो हेक्टेयर में यहाँ देखने को मिलती है। और जोतों का जो औसत है वो हमको देखने को मिलता है इस प्रकार, देखिए 0.38, 1.40, 2.69, 5.72 और 17.07 हमको देखने को मिलता है। और टोटल जो अगर देखें यहाँ देखिए जोतों की संख्या कितनी है, ये देखिए 1,46,454, जिसमें से अगर देखें तो परिचालित हमको 1,57,800 और दोनों का औसत हमको इस प्रकार देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी भूमि के उपयोग से संबंधित, यहाँ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, यानी कि अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कृषि में क्या क्या चीज़ें इनपुट की जाती है, यानी कि कृषि में क्या क्या चीज़ें आप लगाओगे जब कहीं उत्पादन जाकर संपन्न होगा, तो हम उस बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यानी कि क्या क्या चीज़ें लगेगी, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे बीज की अगर बात करें, उर्वरक की बात करें, सिंचाई की, तो इनकी हम विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने अभी क्या क्या पढ़े हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारा जो है हम इस लेक्चर को मतलब यहाँ देखें तो इसमें जो कंप्लीट हुआ है वो हम यहाँ पे देख सकें। तो देखिए कृषि के संबंध में हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे जाने, और भारत में कृषि का महत्व हमने देखे, यानी कि उद्योग के क्षेत्र में देखें तो वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, पटसन उद्योग है, खाद्य उद्योग, तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली। और ये रोजगार प्राप्त करने में भी काफ़ी सहायक है, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें बढ़ावा में भी काफ़ी सहायक। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के योगदान के लिए यहाँ देखिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद यहाँ बात की जा रही है घटता क्रम, ये इसमें काफ़ी योगदान है कृषि का। विश्व व्यापार में योगदान देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्यात की जाती चीज़ें उसमें यहाँ देखें हमने रोजगार प्राप्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से 49% जो लोग हैं वो इस रोजगार में लगे हुए कृषि से संबंधित। भारत में कृषि और फसलों की बात करें तो 3 प्रकार की फसलें हमने देखें, एक तो होता है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसलें। रबी की फसलें को क्या बोला जाता है, शीतकालीन फसलें बोला जाता है, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। और खरीफ की फसल को वर्षाकालीन जो फसल है वो बोला जाता है। जायद की फसल को ग्रीष्मकालीन फसल बोला जाता है। अब रबी की फसल के अंतर्गत देखें तो अक्टूबर से नवंबर के अंतर्गत ये बोई जाती है, मार्च से अप्रैल के अंतर्गत ये काट ली जाती है। गेहूँ, चना, जो सरसों है, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो कहाँ आती, रबी की फसल में। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो जून से जुलाई के अंतर्गत देखने को मिलती है बोने को, और अक्टूबर से नवंबर के अंतर्गत ये काट ली जाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत चावल, मक्का, बरसाती फसलें जिन्हें बोला जाता है, चावल, मक्का, ज्वार, ठीक है, ये सभी मोटे अनाज यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर जायद की फसलें देखें तो इसके अंतर्गत हमको मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काट ली जाती है मतलब कंप्लीट हो जाती है। और तरबूज, ककड़ी, भिंडी, इस प्रकार की जो सब्जी भाजी वाले फल वाले जो चीज़ें हैं वो इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमने फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण देखें, यानी कि खाद्यान्न फसलें जो कि 98% जो 12 प्रमुख फसलें हैं वो यहाँ पे भूमिका अदा करती है, अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भोजन संबंधी यहाँ जरूरत पूरी करती है। प्रमुख होती है, द्वितीयक होती है और मोटे अनाज होती है, ये तीनों चीज़ हमने देखे। फिर वाणिज्यिक, यानी कि जिनका उत्पादन व्यापार करके लाभ कमाने के लिए किया जाता है उन्हें बोला जाता है वाणिज्यिक फसलें, जैसे तिलहन फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं, पेय वाली फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं। इसके बाद नकदी फसलें भी उत्पादन करके जो है व्यापार करके लाभ कमाने के लिए की जाती है, परंतु इससे नगद पैसे प्राप्त होते हैं, जल्दी पैसे प्राप्त होते हैं, इसके कारण इनको नकदी फसलें बोला जाता है। जैसे जूट है, गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, नकदी फसलों के अंतर्गत।
अब बात करें फसल चक्र की, तो फसल चक्र क्या होता है, मतलब एक निश्चित समय के पश्चात जो है फसलों में अल्टरनेट रूप से उनका यूज़ करना, यानी कि अभी हमने बोए हैं जैसे कि गेहूं की फसल, तो दूसरी बार हम और कुछ की फसल वहाँ पे बो देते हैं, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति यहाँ पे निरंतर बनी रहे, ठीक है, और कम संसाधनों में अधिक उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है फसल चक्र के अंतर्गत। तो फसल चक्र क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है एक निश्चित समय के पश्चात जो है फसलों का अदला बदली करना, अदला बदली करके वहाँ पे बोई जाना, उसको क्या कहा जाता है, फसल चक्र कहा जाता है या क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। फिर हम भूमि का उपयोग देखें, तो भूमि का उपयोग के अंतर्गत यानी कि देखिए टोटल जो भूमि है 46% यहाँ पे उपयोग की जाती है, मतलब जो उत्पादन उसके लिए या बोए गए क्षेत्र के रूप में, उसमें से अगर देखें तो 65% हमको जो है खाद्यान्न फसलों के रूप में देखने को मिलती है। पर आज़ादी के बाद देखें हम तो 76% यहाँ पे खाद्यान्न वाला भाग देखने को मिलता था। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ देखने को मिलती है, किसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है भूमि मतलब जो है कृषि के अंतर्गत। तो देखिए आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होगी, और अगर फिर भी यहाँ पे कोई आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। और आप यहाँ टेलीग्राम चैनल और जो आपका ग्रुप है चर्चा परिचर्चा, आप किसी प्रकार का डाउट है, कोई आपको डिस्कस करना है हमसे कोई चीज़ें कोर्स से रिलेटेड या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही, तो आप वहाँ आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। इसके अलावा एक ग्रुप आपको मिलेगा उत्तर लेखन का ग्रुप, वहाँ अगर आप ज्वाइन होगे तो आपको प्रतिदिन के अनुसार वहाँ पर प्रश्न प्रदान किए जाते हैं, जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ देखने को मिलता है, MPPSC 2020 के अकॉर्डिंग। और उससे आप क्या कर सकते हो, प्रतिदिन के अनुसार यानी नंबर के अनुसार, यानी 11 नंबर है, 5 नंबर और 3 नंबर, इसके अनुसार आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रतिदिन। और डेली बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा आंसर लिखा जाता है, तो आप भी लिखकर अपना जो है अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और अपने जो गोल है उसको अचीव कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलना है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ों की लिंक वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर जो है आसानी से सारी चीज़ों में ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फुल प्लान्स, जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो कि MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक, रोजाना 8 बजे 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है, और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे, इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, ठीक है। MPPSC और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए, और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।